now till you read the Akbar policies. Today we read the Mughal Empire in the 7th century and after. 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात के मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर led to great economic and commercial prosperity. मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कुशलता के फलस्वरूप इकोनॉमिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्स इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णन होता रहा है। बट दीज सेम विजिटर्स वेयर आल्सो applied at the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रहे। The inequality were glaring। सामाजिक जो भी असमानताएं थीं वो साफ दिखाई पड़ती थीं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th ईयर ऑफ शाहजहां reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total of 8,000. This small number, a mere 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimate revenue of the empire as salary for themselves and their troopers। शाहजहां के रिजिम में उसके 20th डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको हाईएस्ट पोस्ट प्रोवाइड था कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब ये है कि जो मनसबदार थे लगभग 8,000 मनसबदार शाहजहां के रिजिम आते आते 8,000 मनसबदार थे, जिसमें से 445 मनसबदार ऐसे थे जिनको इतनी लैंड प्रोवाइड कराई गई थी कि 61% जो रेवेन्यू था वह इन्हीं 445 मनसबदारों को प्राप्त होती थी उनके सेल्फ की सैलरी और उनके ट्रूपर्स के लिए, उनकी सेना की सैलरी के लिए। द मुग़ल एम्पायर एंड देयर मनसबदार
spent a great deal of their income on salaries and goods. मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग सैलरी और गुड्स पर लगा देते थे। एक बहुत बड़ा सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, गुड्स माने अपने ऐशो आराम, अपनी अय्याशी और अपनी सेना को सैलरी बांटने में लगा देते थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा। फिर भी इतने भवन बना दिए, बोलते हैं कि इतना भवन बनाया। अब कैसे बना, क्या बना, ये कभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो अपने ओरिजिन देश में एक जो है सुई नहीं बना पाए, यहाँ ताजमहल और न जाने लाल किला तक बनवा दिया। दिस एक्सपेंचर benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and products। और उनके जो ये खर्चे थे से लाभ किसको हुआ? आर्टिसियंस और पीसेंट का हुआ, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। परंतु रेवेन्यू का भार इतना अधिक था कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसरों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। द पुअरेस्ट एमॉन्गेस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इनमें से कुछ लोग इतने पुअर थे कि वो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। हैंड टू माउथ, वो जितना कमाते थे हैंड टू माउथ ही होता था। प्रोडक्शन पावर बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे इक्विपमेंट एंड अदर गुड्स में निवेश करने की वो बात सोच भी नहीं सकते थे। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchant and bankers profited in this economic world। और ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बैंकर्स, मर्चेंट और बड़े फार्मर को ही होता था। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। मैंने इस पीरियड में, मुग़ल पीरियड में जो रिसोर्सेज का एक बड़ा पार्ट नोवेल्टी के ही हाथों में होता था, जिनके कारण 17th सेंचुरी के लास्ट एरा में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। कौन अधिक शक्तिशाली हो गया? जो नोवेल्टी थे।
एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े पोस्टों पर बैठे थे, चूँकि उनके पास राज्य का जो भी वेल्थ और रिसोर्सेस थे उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार उनका था या उनके पास था, इसलिए 17th सेंचुरी के लास्ट टाइम में वे काफ़ी पावरफुल हो गए। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, और मुग़ल सम्राट की सत्ता डिक्लाइन होती चली गई, माने मुग़ल सत्ता का ह्रास होना शुरू हुआ। His servant emerged as powerful centers of power in the region. वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के एम्पायर के जो सर्वेंट थे सेल्फ पावर का सेंटर बनने लगे। The constituted new dynasty and held command of provinces like Hyderabad and Awadh। इनमें से कुछ नए डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हैदराबाद और अवध जैसे सूबे से मुग़ल अपना कंट्रोल खो दिए। Although they continued to recognize the Mughal Empire and Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को जो स्टेट इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे सूबे पर, अपने इंडिपेंडेंसी के साथ साथ वे लोग दिल्ली के मुग़ल एम्पायर को अपने ओनर के रूप में मान्यता देते थे। 18वीं शताब्दी तक 18th सेंचुरी तक एम्पायर के कई सूबे स्टेट अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना चुके थे। कहने का मतलब ये है बेटा कि 17th सेंचुरी का लास्ट आते आते मुग़ल साम्राज्य वीक होता चला गया, और वीक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, जो उसके स्टेट में हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोग थे, वो लोग धन और रिसोर्सेज में इतना पावरफुल हो गए कि मुग़ल सम्राट को वो चैलेंज करने लगे। और जब मुग़ल सम्राट पर धीरे धीरे वीकर राजा गद्दी पर बैठना शुरू किए, तो सभी स्टेट जो पावरफुल थे, सूबे के अधिकारी जिनको सूबेदार कहते थे, वो अपने को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करते गए। इस तरह से मुग़ल साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ने लगा, और एक समय स्थिति ऐसी आई कि मुग़ल सम्राट
का दिल्ली के ऊपर, दिल्ली को छोड़ पूरे देश से पूरी तरह से मुग़लों का कंट्रोल समाप्त हो गया। तमाम रीजनल शक्तियां जो हैं अपने अपने रीजन में इंडिपेंडेंस रूलिंग करना शुरू कर दें। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर आपको बाद में अब नेक्स्ट डे भेज देंगे। थैंक यू।